हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुडीर लेके आया हूँ आपका न्यू लेक्चर हमारे फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन अब क्या है? तो फ्रिक्शन बेसिकली एक रिएक्शनरी फोर्स है। इट इज़ अ रिएक्शनरी फोर्स जो कि दो सरफेस के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशंस को अपोज करता है। अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है तो ये फोर्स इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। या फिर अगर दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों सरफेस रिलेटिव मोशन में आना चाह रही हैं, तब भी आपका ये फ्रिक्शन फोर्स ट्राई करता है कि ये रिलेटिव मोशन ना हो इन दो सरफेस के बीच में। तो मीन्स ये आपका एक रिएक्शनरी फोर्स है जो कि दो सरफेस के बीच में होने वाले रिलेटिव मोशन या हो सकने वाले रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इट इज अ रिएक्शनरी फोर्स विच ट्राई टू अपोज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस। तो दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेस के बीच में हो सकने वाले, हुआ नहीं है रिलेटिव मोशन दोनों के बीच, दोनों रिलेटिव मोशन में आई नहीं है, दोनों सर्फेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहते हैं ये आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में आने की कोशिश कर रही हैं, या इन दोनों सर्फेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, तब इनके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि फोर्स सरफेसेस से टेंजेंट होता है। सरफेसेस क्या होता है? टेंजेंट में होता है। सपोज मेरा एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ये दोनों कांटेक्ट में हैं। ये ब्लॉक इस सरफेस के रेस्पेक्ट में इस तरफ मोशन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो नीचे वाली सरफेस ऊपर वाले ब्लॉक पे इस तरफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगी, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करेगी, और ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले सरफेस पे आगे की तरफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करेगा। तो आपने देखा फ्रिक्शन क्या है? टेंजेंशियल होता है, सरफेस के टेंजेंशियल होता है पहली चीज। और ये फ्रिक्शन क्या काम करता है? इन दोनों सरफेस के बीच में हो सकने वाले या जो भी रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस होता है। तो आई होप कि आपको फ्रिक्शन समझ में आया हो। ये पहली बात तो रिएक्शनरी फोर्स है, ठीक है जी। तो हमें आइडिया लग गया आपका फ्रिक्शन क्या चीज़ है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने प्रकार के आपके फ्रिक्शन हैं? तो कितने प्रकार के फ्रिक्शन है इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लूंगा पहले। जैसे कई प्रकार के आपके फ्रिक्शन होते हैं। पहला फ्रिक्शन आपके पास कौन सा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर हमारे पास में आता है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर हमारे पास में आता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हमारे पास में आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। फिर हमारे पास में आता है रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। तो वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन में जाने से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन आपको क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक डस्टर है, ये डस्टर मेरे इस पाम पे रखा हुआ है, ठीक है जी। पाम पे डस्टर रखा हुआ है। तो अभी आप ये बताएं, इस डस्टर पर मेरी पाम जो हथेली है इसके द्वारा कितना फोर्स लग रहा है? कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। पर जैसे ही मैंने इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगाया, ये डस्टर रेस्ट में अभी भी रेस्ट में, मतलब इस डस्टर पर अभी भी अगर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बावजूद ये रेस्ट में है, तो मतलब मेरी पाम ने इस डस्टर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक 1 न्यूटन फोर्स लगाया है, जो कि मेरे 1 न्यूटन फोर्स को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। तो मेरे 1 न्यूटन फोर्स को लगाने पर इस पाम ने इसके ऊपर कितना फ्रिक्शन डाला? 1 न्यूटन। नाउ मैंने अपना जो अप्लाइड फोर्स है बढ़ा के 2 न्यूटन कर दिया, तो क्या अभी भी डस्टर मोशन में आया? नहीं आया। तो मतलब इस डस्टर पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 2 न्यूटन लग रहा है। मैंने आपका फोर्स बढ़ा के कर दिया 3 न्यूटन। तो 3 न्यूटन लगाने पर क्या होगा? क्या अभी भी ये मोशन में आया? नहीं आया। तो मतलब पाम ने इस डस्टर के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कितना कर दिया? 3 न्यूटन कर दिया। तो मैंने बढ़ा के फोर्स कर दिया 4 न्यूटन। तो मेरे पाम ने इस डस्टर के ऊपर फोर्स कितना कर दिया? ऑपोजिट डायरेक्शन में 4 न्यूटन कर दिया। तो आप देख रहे हैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाए जाने पर जो पाम के द्वारा इस डस्टर पर या इस ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन है वही बढ़ा दिया जा रहा है, समझ गए ना। और अप्लाइड फोर्स के इक्वल है, फ्रिक्शन किससे इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल है। तो इस तरह से मैंने बढ़ाते क्या होता है, फ्रिक्शन को कर दिया, अप्लाइड फोर्स कर दिया मैंने 10 न्यूटन। अभी भी देखा 10 न्यूटन किए जाने पर भी ये डस्टर हिला नहीं है। ये इस डस्टर पर नेट फोर्स अभी भी कितना, फ्रिक्शन कितना लग गया? 10 न्यूटन लग गया, समझ गए ना। तो अगर मैं अब 10 न्यूटन से ऊपर मैं 11 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, अप्लाइड फोर्स मैंने 11 न्यूटन कर दिया, तो ये डस्टर मोशन में आ जाएगा। तो मतलब ये पाम इस डस्टर पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन एक्सर्ट कर सकती है वो कितना है? 10 न्यूटन है। 10 न्यूटन ज़्यादा एक्सर्ट नहीं कर सकती। अगर मैंने 10 न्यूटन ज़्यादा फोर्स डाला तो अब फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है,
समझ गए ना। तो अब आप 11 न्यूटन डालोगे तो बॉडी मोशन में आ जाएगी। अब आप भले ही 11 डालो 20 न्यूटन डालो, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन विल रिमेन कांस्टेंट। फ्रिक्शन ने अपनी एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली है, अब उससे ज़्यादा फ्रिक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अब 100 न्यूटन डालो, 1 लाख न्यूटन डालो तो फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन 10 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है जी। तो आपने देखा स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था, स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 10 न्यूटन, 0 से 10 न्यूटन तक का जो फ्रिक्शन है, 0 से 10 न्यूटन तक का जो फ्रिक्शन है, जो इस ब्लॉक पर लग रहा है, इस पाम के, मेरी पाम के द्वारा ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस फ्रिक्शन के लगने के दौरान हमारा ये जो डस्टर रेस्ट में है, रेस्ट में, तो मतलब वो जो फ्रिक्शन है वो क्या मेंटेन कर रहा है, इस बॉडी की रेस्ट स्टेट मेंटेन करके रख रहा है। तो दैट्स व्हाई दैट फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरी बात, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं अपना अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहा हूं, अपने आप ही वो फ्रिक्शन भी बढ़ता जा रहा है, 1 2 3 4 अप टू 10 न्यूटन तक, समझ गए ना। तो हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। हम बोलेंगे इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। ये हमारे पास में क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है। whose value is always किसके इक्वल होती है, इक्वल्स टू दी अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स जो है उसके बराबर होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। कोई दिक्कत नहीं आज तक। तो आपने देखा जो आपके पास ये फ्रिक्शन है, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। ये अप्लाइड फोर्स है, इसके बराबर का फ्रिक्शन आपका लग रहा है, समझ गए ना। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहेगा। ठीक, तो आपका क्या हम इसमें लिख सकते हैं इसकी वैल्यू, अच्छा ये सेल्फ एडजस्टिंग है, आपको ये क्लियर हो गया, और इसकी वैल्यू हमेशा अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। और ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो जब तक बॉडी पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। तो बॉडी आपकी रेस्ट में रहने वाली है, द बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। तो बॉडी उस दौरान आपकी रेस्ट में रहने वाली है, मोशन में नहीं आएगी, तभी तो उसका नाम पड़ा है स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ गए ना। अब दूसरी बात, जब स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली, हियर इन दिस केस जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू थी हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कितनी थी, 10 न्यूटन थी। कितनी थी, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन क्या चीज़ है, 10 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसी को बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो सेकंड नंबर का आपका फोर्स है। तो अब हम बात करेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन की। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको समझ में आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या चीज़ है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है। आप ये भी कह सकते हैं कि दो सरफेस के बीच में लग सकने वाला जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है वो 10 न्यूटन होता है, वो 10 न्यूटन कह रहा हूं, सॉरी, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो दो सरफेस के बीच में लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन इंड्यूस नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो दो सरफेस के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन इंड्यूस होता है वही क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, सॉरी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज इट इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और आप ये भी कह सकते हैं इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है ये बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस, दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेस के बीच में लगने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है ये। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन उन दोनों कॉन्टैक्ट सर्फेस के बीच में नहीं लग सकता। अब ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है दो सरफेस के बीच में, दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, ये कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है देख लेते हैं हम लोग। सपोज मेरे पास एक ब्लॉक है, नीचे एक सरफेस है, ये ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ है। तो अब ये जो सरफेस है, नीचे वाली जो सरफेस है, ये इस ब्लॉक पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डाल सकती है। अच्छा, फ्रिक्शन लगेगा कब, जब आप इसमें बाहर से अप्लाइड फोर्स लगाएंगे या इसको मोशन में लाने की कोशिश करेंगे, तभी तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा। तो नीचे वाली सरफेस है, इस ब्लॉक के ऊपर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डाल सकती है ये। अच्छा, तो कितना डाल सकती है ये जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो नीचे वाली सरफेस है, इस वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस एग्जर्ट कर सकती है। दो फोर्सेस एग्जर्ट कर सकती है, एक तो फ्रिक्शन और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो जो नीचे वाली सरफेस है, मतलब कोई सी भी दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस हो, उनके बीच में दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, एक टेंजेंट के अलोंग,
एक परपेंडिकुलरली। तो दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में हमेशा दो प्रकार के फोर्स लगते हैं, पहला आपका फ्रिक्शन होता है, दूसरा आपका नॉर्मल रिएक्शन होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, समझ गए ना। और मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में, ये डिपेंड करता है कि भाई दोनों के बीच में, दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन है। कमाल की बात है। तो दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है, ये डिपेंड करता है कि उन दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। जहां से अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करना चाहूं तो मुझे कांस्टेंट देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं हम, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। और ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस पे, पहला नेचर ऑफ द कॉन्टैक्टिंग सरफेस, दोनों जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है वो उनका नेचर कैसा है, स्मूथ सरफेस है कि रफ सरफेस है, नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में सरफेसेस हैं उनका नेचर कैसा है, समझ गए ना, इस पर डिपेंड करता है। और ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। दो सरफेस का कितना एरिया कॉन्टैक्ट में, इस पर डिपेंड नहीं करता ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दोनों सरफेस का कितना एरिया कांटेक्ट में, इस पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इस पर डिपेंड करता है कि भैया दो सरफेसेस कांटेक्ट में है, उनका नेचर कैसा है, स्मूथ सरफेस हैं कि आपकी वो रफ सरफेसेस हैं, राइट। तो ये म्यू एल की जो वैल्यू होती है ये 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ठीक है जी। ये एक प्योर रेशियो होता है, क्या होता है, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, एक प्योर नंबर होता है, प्योर नंबर होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। और इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में होती है। अगर म्यू एल की वैल्यू 0 हो जाए, इफ म्यू एल की वैल्यू 0 हो जाए तो उससे बोलते हैं हम लोग क्या, परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस, परफेक्टली स्मूथ सरफेसेस हम इनको बोलते हैं, स्मूथ सरफेसेस। मतलब ऐसी सरफेसेस में क्या होता है, जब अगर म्यू की वैल्यू 0 हो जाए उस केस में एन कितना भी हो, अच्छा एन की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस बॉडी के मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि एम जी जो एन होता है एम जी को बैलेंस करता है। एन किसको बैलेंस करता है, एम जी को बैलेंस करता है। तो आप बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन होता है वो बॉडी के वेट पे डिपेंड करता है। तो अगर बॉडी कितनी भी हैवी क्यों ना हो, कितनी भी हैवी बॉडी क्यों ना हो, अगर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, लिमिटिंग कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0 हो जाए तो फ्रिक्शन इंड्यूस होगा ही नहीं, फ्रिक्शन जनरेट होगा ही नहीं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, हिली एरियाज में जहाँ पे बर्फ पड़ती है, आपने देखा होगा जो हैवी ट्रक होते हैं, अगर वो स्लिपरी रोड है उसमें बर्फ जमी तो वो ट्रक भी स्लिप करते हैं। यूट्यूब में आप कई वीडियोस देख सकते हैं, यूट्यूब में कई वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी जो हैवी ट्रक्स हैं उनका मास एन नॉर्मल रिएक्शन बहुत हैवी है, बावजूद इसके वो रोड पर स्लिप कर रहे होते हैं, ब्रेक लगाने के बाद नीचे की तरफ स्लिप कर रहे होते हैं। कई वीडियो आप देख सकते हैं उसमें, है ना। क्यों, क्योंकि उस स्लिपरी रोड में म्यू की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की बहुत ही वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो एन की वैल्यू हाई होने के बावजूद, आपके ट्रक्स का वेट हाई होने के बावजूद वो उसमें फ्रिक्शन 0 हो जाता है, 0 हो जाता है, समझ गए ना। तो मतलब अगर परफेक्टली स्मूथ सरफेस है तो डजंट मैटर कितनी हैवी सरफेस, कितनी हैवी मास इस सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, डजंट मैटर। अगर इनकी ये स्मूथ सरफेस है तो म्यू की वैल्यू बहुत ही कम होगी और इनके बीच में फ्रिक्शन इंड्यूस जनरेट होगा ही नहीं, समझ गए ना। तो परफेक्टली स्मूथ सरफेस होती है अगर म्यू की वैल्यू 0 हो, और अगर म्यू की वैल्यू 1 हो जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 हो जाए तो उसे बोलते हैं परफेक्टली स्मूथ, परफेक्टली रफ सरफेसेस, परफेक्टली रफ सरफेसेस। उस केस में जितना उन दोनों सरफेस के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है उतना ही फ्रिक्शन हो जाएगा। उस केस में जो फ्रिक्शन होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा, मतलब एम जी के बराबर हो जाएगा। तो मतलब इन दोनों सरफेस के बीच में जितना, इन दोनों सरफेस के बीच में जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही इनके बीच में फ्रिक्शन इंड्यूस जनरेट होगा। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। आपका क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दो सरफेस के बीच में जनरेट हो सकने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। इज दैट क्लियर। चलिए जी अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। मैंने आपको एग्जांपल लिया था डस्टर का, मैं डस्टर पे 1 न्यूटन फोर्स 2 न्यूटन फोर्स लगा के देख रहा था कि वो आपका डस्टर कब मोशन में आता है। तो आपने देखा मोशन में कब आया था डस्टर, जब आपने जो अप्लाइड फोर्स था डस्टर के ऊपर 10 न्यूटन से एक्सीड किया था, ज़्यादा लगाया था, याद है ना। डस्टर
तो हमारे पास ये डस्टर है, इस डस्टर पर अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था, ये डस्टर रेस्ट में था। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी उतना हो जा रहा था। पर अगर मैंने 11 न्यूटन फोर्स लगाया तो डस्टर मोशन में आ गया था। तो मैक्सिमम मतलब क्या था कि ये जो सरफेस, इस पर मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लगा सकती है? 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन क्या थी? लिमिटिंग वैल्यू थी, है ना। और 0 से जो 10 न्यूटन फ्रिक्शन वेरी कर रहा था वो था स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या था? स्टैटिक फ्रिक्शन। पर अब क्या हो कि अगर बॉडीज मोशन में आ जाए, अगर बॉडीज मोशन में आ जाए तो क्या नीचे वाली सरफेस इस पे कांस्टेंट 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लगाएगी क्या? नहीं। अगर बॉडीज मोशन में आ जाती हैं तो नो डाउट फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। आप बाहर से चाहे 100 न्यूटन लगाओ, चाहे 1 लाख न्यूटन का फोर्स लगाओ, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट हो जाता है। पर वो कांस्टेंट वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होगी, 10 न्यूटन नहीं होगी, 10 न्यूटन थोड़ी सी कम हो जाती है, 9 न्यूटन मान लेते हैं एक बार के लिए। तो अगर वो 9 न्यूटन हो जाती है। तो जब सरफेसेस मोशन में होती हैं तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, लिमिटिंग से थोड़ी सी कम हो जाती है, 9 न्यूटन मान लेते हैं। तो अब सरफेस अगर मोशन में है तो इनके बीच में जो कांस्टेंट, इनके बीच में कांस्टेंट फ्रिक्शन कितना लगेगा? 9 न्यूटन लगेगा। कितना लगेगा? 9 न्यूटन। तो आपका जब सरफेसेस, आपने देखा जब सरफेसेस मोशन में होती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू लिमिटिंग से थोड़ी सी कम होती है, पर जो भी वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। तो उस कांस्टेंट फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब सरफेसेस आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होती हैं तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास में जो तीसरा फ्रिक्शन है वो है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है जब दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में होती हैं तब उनके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है, इट इज द फ्रिक्शन between two contacting surfaces which are in relative motion with respect to each other। तो ऐसी सर्फेसेस जो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में है उनके बीच में जो आपका, समझे ना, फ्रिक्शन है। तो अगर ये सरफेस वेलोसिटी है, इसके सरफेस की वेलोसिटी है इसके रेस्पेक्ट में, तब इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। वो क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन है। और जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, मैंने बताया था लिमिटिंग से थोड़ा सा कम होता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन तो थोड़ी सी कम होती है, पहली चीज समझ गए ना। अब काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। अब सरफेस के बीच में, मतलब दोनों सरफेस के बीच में कितनी तेज, कितनी भी हाई वेलोसिटी क्यों ना हो, इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। तो एक कांस्टेंट काइनेटिक फ्रिक्शन डिपेंड करता है भैया नॉर्मल रिएक्शन पे अगेन, ठीक है जी। कितना नॉर्मल, नीचे वाली सरफेस ऊपर वाली पे कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रही है, ठीक है जी। और यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन अगर मैं रिमूव करूंगा तो कांस्टेंट देना पड़ेगा। कांस्टेंट क्या आएगा हमारे पास? इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। तो म्यू के क्या चीज़ है? म्यू के है हमारे पास में काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है जी। अगेन जो म्यू के की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है ना। और दूसरी चीज, जो म्यू के की वैल्यू होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू होगी, वो हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। अगर लिमिटिंग, दोनों सरफेस के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है ना, मान लेते हैं अगर दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 से कम होगा। मे बी 0.18 हो, मे बी 0.17 हो, मे बी 0.1 हो या 0.15 हो, पर जो भी होगा काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो कि 0.2 है उससे कम होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है जी। तब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि जब दो सरफेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मोशन में आती हैं तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन, राइट। तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चलो पहले एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर हम ग्राफ में आएंगे, ठीक है जी। एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि भैया काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज है, लिमिटिंग क्या चीज है, ठीक। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है जी। सपोज हमारे पास एक ब्लॉक है, जो कि एक सरफेस में रखा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, ब्लॉक का मास 5 kg है ना। तो बाहर से जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पर कितना लग रहा है भाई? वो लग रहा है आपके पास 8 न्यूटन, ठीक। तो आपको बताना है इफ वैल्यू ऑफ जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फाइंड the friction between
फ्रिक्शन बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस, इन दोनों के बीच में कितनी फ्रिक्शन लग रहा है, कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, ऑप्शन आपके पास में है 2 न्यूटन, बी 8 न्यूटन, सी 10 न्यूटन और डी क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो हो ही नहीं सकता, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कितना फ्रिक्शन आप कहेंगे इन दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के बीच में लग रहा है। अगर मैंने आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे भैया कितना फ्रिक्शन लग रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में पहली बात तो आपको डिटरमाइन कर लो कि भैया कितना लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। हमें पता है कि इस क्वेश्चन में लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैसे निकालते हैं, म्यू एल इंटू एन, और एन की वैल्यू एम जी के बराबर होती है। एन की वैल्यू किसके बराबर होती है, एन की वैल्यू एम जी के बराबर होती है, और एम जी कितना है, म्यू एल एम जी है ना। म्यू एल की वैल्यू है 0.2, लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज 0.2, मास ऑफ द बॉडी इज m, जी की वैल्यू मैंने 10 बोला है लेने के लिए। सॉल्व करेंगे कितना आएगा भैया, 10 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो ये आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में लग सकता है, समझ गए ना। तो फिर आंसर क्या होगा हमारे पास, 10 न्यूटन, यही होगा ना। गलत, 10 न्यूटन नहीं होगा आंसर। लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये तो मैक्सिमम इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है वो आया है। अब इतना लगेगा या नहीं लगेगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा ना कि भैया 8 न्यूटन क्या बोलते हैं अप्लाइड फोर्स कितना है। अरे भैया हमारे इंडिया के पास में मिसाइलें हैं बहुत सारी, अग्नि 5 मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं। कल को भूटान हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, मान लेते हैं एक बार के लिए क्या बोलते हैं फॉर अ केस, भूटान आक्रमण कर लेता है, क्या हम क्या उसके ऊपर अग्नि मिसाइल मार देंगे, क्या नहीं मारेंगे ना। हमारे तो गोरखा रेजिमेंट या गढ़वाल रेजिमेंट जाकर उसको निपटा के आ जाएगी आराम से। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम 10 न्यूटन का फ्रिक्शन लग सकता है, पर क्या 10 न्यूटन फ्रिक्शन यहां पर इन दोनों के बीच में लगेगा नहीं लगेगा। अरे भैया जब अप्लाइड फोर्स ही 8 न्यूटन का है, आपको 8 न्यूटन फोर्स को बैलेंस करना है, तो 10 में से केवल 8 न्यूटन फोर्स फ्रिक्शन ही काम क्या बोलते हैं 8 न्यूटन फोर्स ही लगेगा, समझ गए ना। और वैसे भी जो ये फ्रिक्शन है ये एक रिएक्शनरी फोर्स है, ये कभी भी अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता। अप्लाइड फोर्स ही 8 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन 10 न्यूटन कैसे हो जाएगा भाई, 10 न्यूटन तक जा सकता है फ्रिक्शन, बात अलग है, बट यहां पर 8 न्यूटन फ्रिक्शन ही इंड्यूस होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा भाई, फ्रिक्शन हमारा होगा 8 न्यूटन, समझ गए। तो यहां पर केवल और केवल 8 न्यूटन फोर्स, 8 न्यूटन फ्रिक्शन से हमारा क्या बोलते हैं ये फोर्स बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा भैया, 8 न्यूटन, समझ गए। चलिए जी ठीक है। पर अगर मैं कहता हूं यहां पे जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है 0.1 होती, मान लेते हैं एक बार के लिए इसी क्वेश्चन में अगर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.1 होती, तो यहाँ पे 0.1 लिख लेता हूं मैं, ठीक है जी। तो ये कितना होता भैया, 5 न्यूटन होता। कितना होता भैया, 5 न्यूटन होता। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना है, 8 न्यूटन। आपके पास 5 मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 न्यूटन लग सकता है, बाहर से लग रहा है 8 न्यूटन, है ना। इस केस में क्वेश्चन चेंज हो जाता है, तो इस केस में देखते हैं हम लोग, ठीक है जी। क्वेश्चन बना लो बच्चों, क्वेश्चन सेम टू सेम यही है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है आपके पास में, 0.1 है। अब बताओ भैया फ्रिक्शन कितना लगेगा। ऑप्शन आर, पहला ऑप्शन है आपके पास में है 5 न्यूटन, बी ऑप्शन है ग्रेटर देन 5 न्यूटन, ग्रेटर देन 5 न्यूटन। ऑप्शन सी है लेस देन 5 न्यूटन, लेस देन 5 न्यूटन, है ना। डी है नन ऑफ दीज। बताइए अब कितना फ्रिक्शन लगेगा भाई। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बन गया इस केस में, है ना। इस केस में तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.1 है। कुछ नहीं करना है, पहले तो पता कर लो कि इन दोनों सरफेस के बीच में मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एल इंटू एन, एन की वैल्यू होती है एम जी, है ना। म्यू एल हो गया 0.1 इंटू एम की वैल्यू कितनी भैया, मास की वैल्यू 5 kg है, और जी की वैल्यू कितनी भाई, जी की वैल्यू 10। तो सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 5 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो इतना मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है इन दोनों सरफेस के बीच में, पर इतना मैक्सिमम लग सकता है। पर बाहर से अप्लाइड फोर्स कितना है, 8 न्यूटन है, मतलब 8 न्यूटन फोर्स बाहर से लग रहा है, और फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, 5 न्यूटन लग सकता है। तो मतलब ये सरफेसेस, ये बॉडी, ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, क्योंकि 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। उस 8 न्यूटन को रोकने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम 5 न्यूटन तक जा सकता है।
तो कहने का मतलब क्या है, ये बॉडीज ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, और मोशन में जब आ जाएगा ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में, तब कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, तब काम करेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जब सरफेस से बीच में मोशन होता है ना। तो और आपको अच्छी तरह पता है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है, और इस केस में हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है भैया, 5 न्यूटन है। ठीक है जी। तो अब जो फ्रिक्शन लग रहा है जब सरफेस मोशन में आ गई, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो काइनेटिक है, जो जिसकी वैल्यू 5 न्यूटन से कम होगी। तो आंसर क्या होगा, लेस देन 5 न्यूटन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया हो और आपको इससे आसानी हुई होगी कि फ्रिक्शन क्या होता है, हम कैसे फ्रिक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को टैकल करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है जी। तो अब आगे हम बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। चलिए आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है, अप्लाइड फोर्स वर्सेस applied force versus friction curve, समझ गए ना। अप्लाइड फोर्स, अब सपोज आपने किसी बॉडी में फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया था, ये अप्लाइड फोर्स है बाहर से, ये अप्लाइड फोर्स है, और अब आप देख रहे हैं कि भैया जो उसमें फ्रिक्शन इंड्यूस हो रहा है वो इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो शुरुआत में आपको अच्छी तरह पता ही है कि जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे थे हम लोग, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा था, फ्रिक्शन ने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली थी, है ना। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा इनके बीच का, ये फ्रिक्शन वाली एक्सिस है, फ्रिक्शन फोर्स, और ये अप्लाइड फोर्स वाली। ठीक है जी। तो आपको शुरुआत में बताया अगर अप्लाइड फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन भी 0 होगा, है ना, बॉडी को फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, याद है ना डस्टर। तो अप्लाइड फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी इस पर 0। तो जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन भी इसमें इंक्रीज होगा, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। तो जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो, आपका फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 10 न्यूटन हो गया। कितना हो गया, 10 न्यूटन, याद है 10 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन। एग्जाम्पल है ये, इसी को लेकर मत चल लेना आगे। तो आपने देखा एक 10 न्यूटन के अप्लाइड फोर्स के लिए फ्रिक्शन 10 न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में लग सकता है। इसके बाद आप अप्लाइड फोर्स को कितना भी बढ़ा लो, अप्लाइड फोर्स को फ्रिक्शन नहीं बढ़ेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन फिक्स होगी, 10 न्यूटन थी, ये 10 से थोड़ी सी कम थी, 10 से थोड़ी सी कम थी, समझ गए, तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ये अब कांस्टेंट है। ठीक है ना। अब अप्लाइड फोर्स को कितना ही बढ़ा लो, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई थी, याद करो 9 न्यूटन हो गई थी। कितनी हो गई थी, 9 न्यूटन हो गई थी। इसे बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसे बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, समझ गए। तो इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया था। ठीक है जी। तो ये था आपका कौन सा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, उससे थोड़ी सी कम जो वैल्यू थी काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो आपने देखा कि आफ्टर ए सर्टेन फोर्स आपकी बॉडीज मोशन में आती है, मोशन में आ गई तो उनकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू थी थोड़ी सी कम हो जाती है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन। इसके बाद बॉडीज मोशन में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का, समझ गया ना। तो कई बार एग्जैक्टली डायरेक्टली पूछ सकता है आपसे इस तरह के ग्राफ्स के बारे में क्वेश्चंस, राइट। अच्छा जी। अब एक वो बात आती है कि भाई फ्रिक्शन को कई लोग बोलते हैं कि भैया एक जरूरी भी है और हार्मफुल भी है फ्रिक्शन। हार्मफुल क्यों भाई, कभी आप चलते चलते गिर गए, रगड़ गए, तो रगड़ने से आपकी स्किन छिल जाती है ना, स्किन छिल जाती है, फिर दर्द होता है वहाँ पे। तो क्यों होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। फ्रिक्शन तो मतलब फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल ही होता है एक तरह से। और गाड़ी के जो गाड़ी के कंपोनेंट्स होते हैं, आपने देखो ब्रेक पैड वगैरह घिस जाते हैं, आप गाड़ी की सर्विसिंग कराते होंगे तो ब्रेक पैड्स वगैरह जो आपको होते हैं चेंज करवाते होंगे, वो फ्रिक्शन की वजह से तो घिसते हैं ना। केवल मतलब जितने भी आपके मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं किसी मशीन के, वो समय के साथ उनमें वियर एंड टियर उनमें आ जाता है ना, उनमें टूट हो जाती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, समझ गए ना। और आपकी किसी मशीन में अननेसेसरी जो हीटिंग होती है, अननेसेसरी हीटिंग भी क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपकी गाड़ी में अगर इंजन ऑयल खत्म हो जाएगा, गाड़ी में इंजन ऑयल खत्म होगा तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, आपका इंजन भी डैमेज हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका ये जो फ्रिक्शन होता है ये अननेसेसरी होता है, मेनली हर जगह आपका क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी होता है, बट इसके बिना दुनिया एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती, समझ गए ना। तो इसलिए हम फ्रिक्शन का क्या बोलते हैं, हम लोग फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल, नेसेसरी भी है पर इविल भी है, इज नेसेसरी इविल। अब आप बोलोगे सर दुनिया कैसे खत्म हो जाएगी फ्रिक्शन के बिना। अरे भैया आपने कोई स्क्रू को दीवार में घुसेड़ा
तो वो स्क्रू दीवार में टाइट हो रखा है ना। आपने पंखे को, जो पंखा है, पंखा लटका रखा है ना, स्क्रू, ये दीवार है, दीवार में आपने स्क्रू फंसाया, उसमें फिर पंखा फंसाते हो आप नीचे, तो ये स्क्रू जो दीवार में फंसा हुआ है नीचे क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से नीचे नहीं आ रहा ये। उसी तरह से जितने भी आपकी हेवनली बॉडीज़ है, जितने भी ग्रह हैं, जितने भी तारे हैं, आपस में फ्रिक्शन की वजह से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तभी तो दूर नहीं जा पा रहे एक दूसरे से, समझ गए ना। तो फ्रिक्शन फोर्स से पूरे जितने भी ग्रह, तारे वगैरह सब आपस में, प्लैनेट्स और स्टार्स आपस में जुड़े हुए हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये बाइंड नहीं होते आपस में, ये आपस खुल के बिखर जाते, हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आता ही नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, इतना जरूरी है आपके लिए फ्रिक्शन। तो इसलिए हम बोलते हैं फ्रिक्शन को नेसेसरी बोलते हैं, बट है तो गलत ही, है तो गंदा ही, मतलब गंदा तो नहीं बोलेंगे, जरूरी है, मतलब फिर भी हार्मफुल तो ही, समझ गए ना। तो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एबल। अब क्या क्या तरीके हैं फ्रिक्शन को कम करने के? मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। किसी भी जगह फ्रिक्शन को कम करने का क्या मेथड है भाई? रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका क्या हमारे पास में क्या है? यूज ऑफ बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग का यूज क्यों करें हम लोग? यूज ऑफ बॉल बियरिंग, बॉल बियरिंग्स। आपको पता है दो सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, अगर दो सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में है तो उनके बहुत सारे पॉइंट आपस में कांटेक्ट में होंगे, बहुत सारे पॉइंट कांटेक्ट में होंगे, तो फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, समझ गए ना। अगर दो सरफेसेस हैं उनके बीच में आप बॉल बियरिंग फिक्स कर दो, क्या कर दो? बॉल बियरिंग फिक्स कर दो, ऐसी बॉल बियरिंग, तो इनका पॉइंट कांटेक्ट होता है। क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है जी, पॉइंट कांटेक्ट होता है, ठीक है जी। तो पॉइंट कांटेक्ट की वजह से थोड़ा फ्रिक्शन भी क्या होता है? कम हो जाता है। फ्रिक्शन भी क्या होता है आपका? कम हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा बीच में बहुत चले थे वो, क्या बोलते हैं, स्पिनर, आप हाथ में पकड़े घुमाते थे हम लोग, तो आपने देखा होगा उसमें बॉल बियरिंग्स लगी होती थी, इसकी वजह से फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता था। तो एक बार घुमाने पर बहुत देर तक घूमते रहते थे वो, है ना। तो आप देख सकते हो कि बॉल बियरिंग का यूज़ करके आप फ्रिक्शन को किस हद तक कम कर सकते हो। दूसरा अब क्या है? दो सरफेस जो कांटेक्ट में आ रही हैं उनके बीच में कोई ल्यूब्रिकेशन ऑयल डाल दो। तो आपको पता है सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, पर लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है बहुत ही कम होता है, वो समझ गए ना। तो दैट्स वाई ल्यूब्रिकेशन करके आप दो सॉलिड सरफेसेस को आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से रोक सकते हो। उनके बीच में ऑयल की, किसी ब्रेक ऑयल या फिर आपका कोई इंजन ऑयल की पतली सी लेयर आ जाएगी तो फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो बाय यूज ऑफ ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स, तो ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल्स का यूज़ करके भी आप उसको फ्रिक्शन कम कर सकते हो। दूसरा क्या है? अगर आपके पास बहुत ही रफ सर्फेसेस हैं तो उनकी प्रॉपर मशीनिंग करो, घिसाई करो, उनकी पॉलिशिंग करो। तो बाय प्रॉपर मशीनिंग ऑफ रफ सर्फेसेस को मशीन करो भैया, मशीनिंग ऑफ रफ सर्फेसेस। तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी वजह से आप क्या बोलते हैं, चीज़ों को, उनका फ्रिक्शन की, उनको स्मूथ बना सकते हैं ताकि फ्रिक्शन आपका रिड्यूस हो जाए। तो ये सब था बच्चों आपको फ्रिक्शन में। आई होप कि आपको फ्रिक्शन समझ में आया होगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन